नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक खत्म हो गई। 2 दिनों तक समरकंद पूरी दुनिया की नजर में बना रहा। किस दिग्गज ने किसके मुलाकात की, रूस चीन ने कोई चालबाजी तो नहीं चली। एससीओ की बैठक में जो संदेश देने की कोशिश की गई वो तमाम दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर सियासत गर्मा गई है। एससीओ समिट में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और चीन को कड़ा सियासी संदेश भी दिया है। यह संदेश क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर को दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद खास होने जा रहा है। अपने जन्मदिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चीता गिफ्ट करने वाले हैं। एक तरीके से 17 सितंबर को हिंदुस्तान में चीतों का पुनर्जन्म होने जा रहा है। चीते हिंदुस्तान से साल 1952 से गायब हो गए थे। 70 सालों के बाद हिंदुस्तान में चीतों का आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास प्रोजेक्ट चीता को लेकर क्या तैयारी चल रही है, मैं उसकी पूरी अपडेट आपको दूंगा, पूरी डिटेल्स दूंगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से, अपने बयानों की वजह से अपने देश पाकिस्तान की फजीहत करवाते रहते हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। विदेशी कर्ज और बाढ़ ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान दान और दाताओं के भरोसे चल रहा है। कोई और पाकिस्तान को भिखारी कहे तो यह बात और है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद अपने देश को भिखारी देश कह रहे हैं, खुद अपने देश की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। आखिर कैसे, ये आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ की बैठक खत्म हो गई। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरे दिन का कार्यक्रम भी पूरा हो गया। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बैठक में दिग्गजों की मुलाकात हुई। इस बैठक में क्या बात हुई, इस पर मंथन का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। एससीओ के नियम के मुताबिक वैसे तो इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा जोर रहती है, आपसी सहयोग पर जोर रहता है। इस मंच से दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाली कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करने वाले 15 राष्ट्र अध्यक्षों की हर एक गतिविधि पर दुनिया की नजर रही है। एससीओ समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग,
रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रही। जैसे उम्मीद की जा रही थी उसी के मुताबिक दोनों देश आपसी सहयोग पर जोर देते नजर आए, एक ध्रुवीय होती दुनिया पर चिंता जाहिर करते नजर आए। छिपे अंदाज में दोनों अमेरिका को कड़ा संदेश देते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मुलाकात बेहद खास मानी गई। ईरान को एससीओ का सदस्य बनाए जाने पर पुतिन ने राइसी को बधाई भी दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत में गैस पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। पुतिन के पाकिस्तान प्यार की हिंदुस्तान में काफी आलोचना हुई है और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ईयरफोन वाली फजीहत सामने आ गई है। इस पर शहबाज शरीफ की जबरदस्त जगहंसाई हो रही है। ईयरफोन के जरिए ही रूसी भाषा का ट्रांसलेशन शहबाज को सुनाई दे पाता। बार बार ईयरफोन कान से निकाले जाने से वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सही तरीके से बातचीत कर नहीं सकते थे। पहले वो खुद इसे लगाने की कोशिश करते रहते, बाद में उन्हें मदद मांगनी पड़ती और इस बीच पुतिन भी हंस पड़े। पूरी दुनिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह वीडियो देखकर जमकर हंस रही है और यह जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पाकिस्तान के घर घर में यह वीडियो मौजूद है, तमाम सोशल मीडिया पर यह वीडियो मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर से जगहंसाई हुई है। वहीं समरकंद एससीओ समिट के दौरान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया की नजर बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बाखूबी समझते हैं, हर वक्त संतुलन साधने की कोशिश करते हैं, कूटनीति के लिहाज से हर बात का बारीकी से ध्यान भी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आकर मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चित परिचित अंदाज में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत क्या हुई थी, वो आपको सुनाता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। आप भी सुनिए इस बातचीत को। मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से भी मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, खास बातचीत हुई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ भी ग्रुप फोटो सेशन करवाया, उसका हिस्सा बने, लेकिन दोनों आसपास खड़े नजर आए।
तस्वीरों के जरिए दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी एक कोने पर खड़े थे तो दूसरे कोने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए और बीच बीच में उन देशों से भी दूरी बनाए रखी जहां से हिंदुस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों पर लगातार मंथन हो जा रहा है। यह हिंदुस्तान की कूटनीति है और कूटनीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सबों को चारों खाने चित कर दिया। 48 घंटे के पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी महज 24 घंटे की रही। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। गुरुवार को समरकंद पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी नेता थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो एससीओ के नेताओं के साथ इनफॉर्मल डिनर में शामिल हुए, ना ही सामूहिक रूप से पौधे रोपण वाले फोटोऑप का हिस्सा बने। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य संबोधन पर देश हित और देश सर्वोपरि पर रहा है। एससीओ के सदस्य देशों से आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बिना चीन की परवाह किए हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में कोरोना के बाद युद्ध के संकट को बड़ा बताया है, जिससे इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। पीएम मोदी ने बेझिझक रूस यूक्रेन युद्ध से गहराते मानवीय संकट पर जोर दिया है। ऐसा पीएम मोदी ने क्यों किया, इसे भी समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को दुनिया के किसी भी कूटनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं बनना देना चाहते। एससीओ 2022 समिट की टाइमिंग इसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदार है। कोरोना के बाद दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे ज्यादा परेशान है। चीन ताइवान की तनातनी भी दुनिया ने नए खेमेबाजी को जन्म दे दिया है। युद्ध और तनाव के हालात पर देश को परेशान करती है। एससीओ के सदस्य देशों में रूस, चाइना, ईरान शामिल हो गया है। ये वो देश हैं जिनसे पश्चिमी देश खार खाते हैं और यही वजह है कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति की संदेश देते नजर आए। और एससीओ समिट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना
एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस मानवीय संकट पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में गहराते खास संकट के लिए एक ठोस समाधान की बात कही है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म के रूप में उभरते हिंदुस्तान की बात की है और एससीओ देशों तक पहुंचाने की उन्होंने वकालत भी की है। हिंदुस्तान अलग है, हिंदुस्तान की पहचान भी अलग है और हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की परेशानियों की चिंता हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान एक ऐसा मंत्र दे रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है और यही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है, जिसे हर वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी मजबूती के साथ रखते नजर आते हैं। आइए अब आपको मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर का वो पुराना गीत सुनवाता हूं, जिसकी धुन पर एससीओ समिट में इकट्ठे तमाम देशों के दिग्गज नेता थिरकते नजर आए। तो इस अंदाज में एससीओ का समापन हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तानी गाने पर सारे नेता थिरकते नजर आए। एससीओ के मंच पर हिंदुस्तान का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चीता गिफ्ट देने वाले हैं। यानी 17 सितंबर को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन गुजरात में मनाते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में बेहद खास तरीके से उनके जन्मदिन की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के खास मौके पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन ही देश में चीतों का पुनर्जन्म होगा। 70 साल पहले चीते हिंदुस्तान की धरती से गायब हो गए थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह शिकार रही। चीते का शिकार उस जमाने में बहादुरी का सर्टिफिकेट माना जाता था। उस जमाने में हिंदुस्तान के राजा महाराजा अंग्रेज अधिकारियों के बीच सबसे तेज भागने वाले जानवर चीता का शिकार का बड़ा क्रेज देखने को मिलता था। तब से ये गायब हो गए थे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के परवीन कासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चीते के शिकार की पहली पुरानी तस्वीर शेयर की है। साल 1947 की है, जिसमें उस वक्त छत्तीसगढ़ के कोरिया के महाराजा रामनुमा प्रताप देव 3 चीतों का डेड बॉडी के साथ देखे जा सकते हैं, जिनका उन्होंने खुद शिकार किया था। चीतों के शिकार का आखिरी प्रमाण माना जाता है, जिसके बाद से साल 1952 में हिंदुस्तान में चीते का लुप्त होने का आधिकारिक घोषणा की गई थी। यानी 70 सालों के बाद देश में चीता आ रहा है। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लेकर हिंदुस्तान का मॉडिफाइड विमान निकल चुका है और इस विमान को आगे से चीते की शक्ल दी गई है। इस विमान के अंदर चीते को रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि करीब 10 घंटे की हवाई यात्रा चीतों के लिए आराम से गुजरे। और बताया यह जा रहा है कि इस दौरान चीतों को भूखा रखा जा रहा है। हवाई जहाज में उड़ने के दौरान चीतों को उल्टी की शिकायत रहती है। सुबह 6 बजे से करीब चीतों को लेकर विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतरेगा और जहां से 8 अफ्रीकी चीते हेलीकॉप्टर के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। अब मैं आपको चीतों के बारे में बताना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास जन्मदिन के मौके पर कल सुबह 6 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर चीतों को कार्गो विमान पर उतारा जाएगा। चीतों के साथ 25 सदस्यों की टीम ग्वालियर पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर चीतों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और मेडिकल की टीम चीतों के हेल्थ की जांच करेगी। उसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से चीतों को कूनो के लिए रवाना किया जाएगा। उम्मीद है कि सुबह 7:30 बजे तक चीते कूनो नेशनल पार्क
पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। 17 सितंबर सुबह 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगुवाई करेंगे। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पार्क पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब चीतों को बाड़े से निकालकर नेशनल पार्क में छोड़ने का कार्यक्रम है। 12 बजे के करीब पीएम मोदी चीता मित्रों से मुलाकात करेंगे। ऐसे लोगों का एक खास समूह बनाया गया है जो चीतों के बारे में आसपास के इलाकों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोहे की मचान पर लीवर खींचने के बाद चीतों को खुला छोड़ेंगे। पहले चीतों को क्वारंटीन जोन में रखा जाएगा। फिर कूनो नेशनल पार्क में करीब 7.25 लाख हेक्टेयर में फैला है। इतने बड़े क्षेत्र में खुला छोड़ने से पहले चीतों को 1 महीने तक के अंदर क्वारंटीन रखने का इरादा किया है, जिससे वो यहाँ की आबो हवा के आदी हो सकेंगे। इसके बाद 1 महीने के दौरान चीते अपने अपने जोन में रहेंगे और शिकार नहीं कर सकेंगे। उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन भैंस का मीट बतौर परोसा जाएगा। ये चीते अफ्रीका के शेरों और तेंदुओं के अलावा दूसरे जानवरों के साथ भी पले बड़े हैं। ऐसी तैयारी की जा रही है कि चीते अब हिंदुस्तान में अपना घर बसा लें। एक्सपर्ट मानते हैं कि इनमें से 5 से 7 साल का वक्त लगेगा, जिसके बाद ये चीता प्रोडक्ट तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास तरह की तैयारी है, खास तरह की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, और ये अनोखे तरीके से जन्मदिन को मनाने की हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, अलग करते हैं, इसीलिए उनकी हर जगह पहचान होती है और दुनिया फिर उनको फॉलो करती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। कहीं से कोई भी मदद नहीं मिलने की खबर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दर्द छलक उठा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लोग पाकिस्तान को भिखारी समझते हैं। ऐसा भिखारी जो कटोरा लेकर 75 सालों से भीख मांग रहा है। ये बातें शहबाज शरीफ ने एससीओ सम्मेलन में जाने से पहले कही थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए समरकंद में मौजूद हैं। समरकंद में आई शहबाज शरीफ की 2 वीडियो के चलते पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और राष्ट्रीय आवाज के जरिए लगातार मैं पाकिस्तान से जुड़ी खबरें आपको दिखाता रहा हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान भिखारिस्तान बन गया है। पाकिस्तान के पीएम का छलका दर्द। कहा पूरी दुनिया हमें भिखारी समझती है, मित्र देश भी हमें भिखारी समझते हैं। 75 सालों से कटोरा लेकर भटक रहा है पाकिस्तान। एससीओ सम्मेलन में जाने से पहले छलका शहबाज का दर्द। समरकंद में शहबाज, पाकिस्तान में उड़ा मजाक। पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिरा है। बाढ़ से पाकिस्तान की 1/3 लोग प्रभावित हैं। जनता को महंगाई मार रही है। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। उधर मसूद अजहर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान घिरता नजर आ रहा है। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है और वैसे भी अपनी खराब आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान हमेशा से आर्थिक संकट में फंसा रहा है। हालांकि आईएमएफ के बेलआउट पैकेज से पाकिस्तान को कुछ और महीनों की मोहलत मिल गई है, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों की नहीं है।
दुनिया के किसी भी बड़े देश से पाकिस्तान को कोई बड़ा कर्ज मिलने की सूरत नहीं दिख रही है। इन सब परेशानियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निराश कर दिया है। पाकिस्तानी पीएम हताश हैं, दुखी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम का दर्द आखिर छलक ही गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया के देश पाकिस्तान को भिखारी समझने लगे हैं, जो कटोरा लेकर भीख मांगता है। इतना ही नहीं, शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो मित्र देश भी पाकिस्तान को भिखारी समझने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश की विनाशकारी आर्थिक स्थिति पर जनता को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मित्र देशों ने भी पाकिस्तान को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो हमेशा पैसे मांगता रहता है। आज जब हम किसी मित्र देश में जाते हैं या फोन करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम भीख मांगने आए हैं। 75 साल बाद आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? यहाँ तक कि छोटी अर्थव्यवस्थाओं ने भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था और हम पिछले 75 सालों से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई के लिए इमरान खान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के पीएम ने आरोप लगाया कि इमरान खान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे मौजूदा सरकार को कठिन शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि IMF ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि सहमति की शर्तों को पूरा नहीं करने पर वो अपने कार्यक्रम को वापस ले सकता है। शहबाज शरीफ शुक्रवार को पाकिस्तान में अचानक ट्रेंड करने लगे। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ इन दिनों SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए समरकंद गए हैं। समरकंद से आए एक वीडियो ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में मजाक का पात्र बना दिया। इस वीडियो के कारण पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए जरा ये वीडियो देखिए। दरअसल शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बातचीत करने वाले थे। बातचीत शुरू करने से पहले शहबाज को ट्रांसलेशन करने वाला एयरफोन लगाना था। पुतिन ने तो अपना एयरफोन लगा लिया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी शहबाज शरीफ एयरफोन नहीं लगा पाए। बाद में एक सहायक ने आकर उन्हें ईयरफोन लगाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब समरकंद से शहबाज शरीफ का एक और वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो SCO सम्मेलन के दौरान एक फूड कोर्ट के दौरे का था। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि शहबाज शरीफ को डिश टेस्ट करने के लिए सबसे आखिर में बुलाया गया। लीजिए ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये वीडियो सामने आने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों और विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इमरान खान की पार्टी PTI के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया, सोशल मीडिया को PM एलन के शहबाज शरीफ के फर्जी प्रोजेक्शन का पर्दाफाश करने में 4 घंटे लग गए। इस वीडियो में सच्चाई है। वो भोजन का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित अंतिम लोगों में से एक थे। एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान खींचा करते थे। #We miss you इमरान खान।
इमरान खान के मंत्रिमंडल में मानव अधिकार मंत्री रही शिरीन मजारी ने तो शहबाज शरीफ को क्राइम मंत्री तक कह दिया। एयरफोन वाले वीडियो पर शिरीन ने ट्वीट करके लिखा, ये क्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए लगातार शर्मसार करने वाला है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन को भी अंततः इसी अनाड़ी व्यक्ति पर हंसना पड़ा। दयनीय है। साजिशकर्ता यही चाहते थे, एक ऐसे राजनेता के लिए जो न केवल एक बदमाश है बल्कि एक पीएम के लिए एक दयनीय माफी भी होगी। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंचे शहबाज शरीफ देश का सम्मान बढ़ाते हुए दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग शुरू हुए तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना ने अपने कई इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना उन इलाकों में गई तो मंजर रोंगटे खड़े करने वाले थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन का एक शहर जहां पहले रूस का कब्जा था, वहां से रूसी सैनिक के जाने के बाद एक बड़ी कब्रगाह मिली है। इस सामूहिक कब्रगाह में 400 से ज्यादा लाशें दफन हैं। ये सभी लाशें यूक्रेन के नागरिक की बताई जा रही हैं जो रूसी हमले के मारे गए थे। यूक्रेन ने इस युद्ध को अपराध बताया है। यूक्रेन में रूसी सेना की क्रूरता बेनकाब। यूक्रेन में मिला बड़ा कब्रगाह। रूसी कब्जे वाले इलाके में मिला कब्रगाह। कब्रगाह में दफन थे 440 शव। सभी शव यूक्रेन के आम नागरिकों के। दुनिया के निशाने पर आया रूस। यूक्रेन ने बताया युद्ध अपराध। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। किसी भी देश के लिए तस्वीरें देखना शर्म की बात है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक बदनुमा दाग हैं। ये तस्वीरें रूस की कलंक कथा बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। इन तस्वीरों में जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लाशें ही दफन हैं। ये एक सामूहिक कब्र है जहां यूक्रेन के करीब 440 नागरिकों की लाशें दफन हैं। ये वो जगह है जो पहले रूसी सेना के कब्जे में थी और जिसे हाल ही में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के कब्जे से छुड़ाया है। 6 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्हें रूसी सेना के कब्जे वाले क्षेत्र में एक बड़ी कब्रगाह मिली है। यूक्रेन की ओर से मीडिया में कहा गया है कि खार्किव क्षेत्र में इजियम में 440 शवों वाली एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें दफनाए गए लोग गोलाबारी और हवाई हमलों में मारे गए थे। इजियम यूक्रेन का वो शहर है जहां रूसी सैनिकों का कब्जा था। इस शहर को रसद केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के बाद पिछले दिनों ही रूसी सैनिक यहां से भाग निकले थे। रूसी सैनिक बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार छोड़ गए हैं। बुधवार को इजियम का दौरा करने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खोजी गई कब्रें रूसी सेना द्वारा किए गए युद्ध अपराधों का सबूत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हर जगह मौत को पीछे छोड़ रहा है और उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि रूस ने नागरिकों पर हमलों को गलत ठहराया है।
में सामूहिक कब्र मिली है। इस मामले में हमने जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हम कल तक इस बारे में और सूचना दे पाएंगे। यूक्रेन के साथ साथ दुनिया भर के पत्रकार भी कल सामूहिक कब्र का दौरा करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया ये जाने कि रूस ने यूक्रेन में कैसी दरिंदगी भरा और खूनी खेल खेला है। रूस जहां जहां से वापस जा रहा है वहां बस मौत का मंजर अपने पीछे छोड़ता जा रहा है। दुनिया को चाहिए कि वो इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार माने। इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर कब्रगाह मिलने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में मौजूद सबसे बड़ी कब्रगाह में 440 शव मिले हैं। साथ ही सैनिक और छुपी हुई कब्रों की खोज में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग तोपखाने की आग के कारण मारे गए हैं और कुछ हवाई हमलों के कारण मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि युद्ध के 39वें दिन भी यूक्रेन में ऐसा ही मंजर देखने को मिला। तब जब यूक्रेन ने कीव को रूसी सैनिकों के कब्जे से छुड़ाया था। कीव को रूसी सैनिकों के कब्जे से छुड़ाने के बाद जब यूक्रेन की सेना कीव में घुसी थी तो वहां का मंजर देखकर अवाक रह गई थी। कीव की हालत किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। कीव शहर की सड़कों पर लावारिस पड़ी हुई लाशें वहां पर कत्लो-गारत के निशा बता रही थी। कीव शहर की मात्र एक गली में 20 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं। इसके अलावा वहां एक सामूहिक कब्रगाह भी मिली है जहां 280 लोगों की लाशें दफन थी। बहरहाल रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। बुधवार को रूस ने जेलेंस्की के होम टाउन काइव्यू रीह पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी थी। इस मिसाइल हमले में एक बांध टूट गया था और बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस आया था। बड़ी मुश्किल से बाढ़ पर काबू पाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य आपातकालीन सेवा के सभी कर्मचारियों को, क्षेत्रीय सेवा देने वाले सभी अधिकारियों को, हमारे निर्माण अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सेना को, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को, कारोबार प्रतिनिधियों को, कि उन सभी को जिन्होंने रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले से उबरने में हमारी मदद की। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस पर लगातार अपने नागरिकों और नागरिक संसाधनों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन रूस हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 17 सितंबर को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस बात की जानकारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को थी। आज मुलाकात के दौरान पुतिन ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सोशल मीडिया पर पुतिन का यह बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। All the best. I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देने वाले एक संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नन्हे फैंस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बधाई दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाता हूं कि नन्हे मासूमों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अंदाज में हैप्पी बर्थडे कहा है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Modi ji. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Modi ji, may God bless you.
I love Modi ji. Jai Hind. तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात।